नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो स्पेशल अगर आर्मी अग्निवीर का जो ये बैच प्रारंभ किया हुआ है, इसी को कंटिन्यू करते हुए अपन ने जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक्स है उसको क्लियर कर लिए हैं। इसमें हमने जाना था भारत के सामान्य परिचय को, और भारत के भौतिक प्रदेश जो चैप्टर था उसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था। उसमें से एक टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर किया है। और आप जितने भी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, स्पेशल जो आर्मी अग्निवीर वाला जो बैच है, इससे जुड़े हुए सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप हमसे जुड़े, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं और आपका प्यार अच्छे से आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ये है कि लाइक नहीं करते। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूँ, आप हमें मोटिवेशन दें, हमें लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है ना, वो डेली अपडेट होते रहेंगे। आप उनसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब किया, ऑल पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया, बेल को घंटी को आपने जैसे ही प्रेस किया तो आपके लिए वहाँ पे आ जाएगा ऑल नोटिफिकेशन। जैसे आप ऑल नोटिफिकेशन पे दबाओगे ना, तो जितने भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा डाले जाएंगे वो आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे जी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके जी। दोस्तों, हमने जो भारत का भौतिक प्रदेश चैप्टर है उसको क्लियर किया है। उसी टॉपिक को आज हम दूसरे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो मेन जो हेडिंग था अपना भारत के भौतिक प्रदेश है, इस भारत के भौतिक प्रदेश का एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतमाला कंप्लीट कर लिया है जी। आज बात करते हैं भाई इसके दूसरे वाले टॉपिक पर, जिसका नाम आता है मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश। क्या नाम है जी इसका? मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश। अब आप कहोगे सर ये जलोढ़ क्या है? भाई जलोढ़ का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से उपजाऊ जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदानी प्रदेश। या दोस्तों, इसी का अपन नाम दे सकते हैं उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिएगा, अपना जो टॉपिक है ना ये वाला, इस टॉपिक को मैं 3 भागों में विभाजित करता हूं। एक दोस्तों इसका नाम आएगा सिंधु सतलज का मैदानी प्रदेश। एक इसका नाम है सिंधु सतलज का मैदानी प्रदेश। ये जो सिंधु सतलज का मैदानी प्रदेश है, इसके अंतर्गत है ना नदियों को पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे? नदी। तो सिंधु सतलज में कौन कौन सी नदियों का मैदानी प्रदेश आता है? दोस्तों, सिंधु सतलज मैदानी प्रदेश में एक सबसे बड़ी नदी आती है सिंधु नदी। ये क्रम आपको इंपॉर्टेंट है, क्रम आपसे पेपर में पूछता है। सिंधु के बाद दूसरी नदी आती है झेलम, तीसरी है जी चिनाब, चौथी है भाई रावी, पांचवी है व्यास, और 6 नंबर पे आती है सतलज। तो सिंधु सतलज मैदानी प्रदेश में ये 6 बड़ी नदियां हैं, जिन 6 बड़ी नदी तंत्र के बारे में हम इनको जानेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें आता है ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे इसमें, ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। और तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों इसमें गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। इस प्रकार से इस चैप्टर को अपन 3 भागों में विभाजित करते हुए अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक आता है सिंधु सतलज का मैदानी प्रदेश, जिसमें सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश, और तीसरा आता है गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये अपना भारत है, ये भारत का मैप है जी। इसमें यहाँ पर हमने कल जाना था कि हिमालय पर्वतमाला होती है, और लेकिन इस हिमालय पर्वतमाला से क्या निकलती है? नदियाँ। इन नदियों से जो ये वाला क्षेत्र है उत्तर का पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है ना जी, इससे ये सिंचित होता है। तो इस वाले भूभाग में जो नदी तंत्र है, उस नदी तंत्र को इस वाले टॉपिक में अपन क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं पहले वाले पॉइंट से, सिंधु सतलज का मैदानी प्रदेश। सिंधु सतलज मैदानी प्रदेश में 6 बड़ी नदियां आती हैं, और अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु सतलज मैदानी तंत्र में कितनी नदियां हैं। तो सिंधु सतलज नदी तंत्र में कितनी बड़ी नदियां आती हैं? तो 6 नदियों को मिलकर के
तंत्र यानी समूह बनता है, तो सिंधु सतलज नदियों में 6 बड़ी नदियां आती है। एक बार फिर से इनके नाम लिख देता हूं। पहली नदी आती है सिंधु नदी, दूसरी नदी का नाम है जी इसमें झेलम नदी। तो पहली है भाई सिंधु नदी, दूसरी है झेलम नदी, तीसरी नदी है रावी, चौथी है इसमें व्यास और छठी नदी आती है इसमें सतलज नदी। तो ये 6 बड़ी नदियां हैं जी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन नदी तंत्र के बारे में अपन जानेंगे। पहली नदी का नाम आता है सिंधु नदी। पहली नदी कौन सी है भाई? सिंधु नदी। सिंधु नदी। पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा। पहला इसमें पॉइंट डालते हैं अपन उद्गम। उद्गम, उद्गम कहता है तिब्बत से इसका उद्गम होता है जी। तिब्बत में कौन सा हिमालय आता है? तो ट्रांस हिमालय है। तो तिब्बत के ट्रांस हिमालय के। अब दोस्तों जब हमने ट्रांस हिमालय पढ़ाया था तो उसमें एक पर्वतमाला और बताई थी मैंने आपको। पर्वतमाला का नाम आता है कैलाश पर्वतमाला। तिब्बत के ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वतमाला, कैलाश पर्वतमाला। अब दोस्तों यहाँ पर एक झील आती है, उस झील का नाम आता है मानसरोवर झील। कौन सी झील है भाई? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील आ गई। अगला पॉइंट कहता है यहाँ पर एक ग्लेशियर और है और उस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। क्या नाम है? बोखरचू ग्लेशियर। तो यहाँ से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। बस हो गया याद। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील या बोखरचू ग्लेशियर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। दूसरा पॉइंट, इसका उपनाम क्या है? तो यहाँ पर किस नाम से निकलती है? तो उपनाम हो गया इसका सिंगी खबाब के नाम से निकलती है। सिंगी खबाब के नाम से निकलती है। तो उद्गम जो है उपनाम में है ना, उपनाम ना लिख करके लिखता हूं उद्गम स्थान पर नाम। ये नाम बहुत पेपर में पूछेगा कि सिंधु नदी किस नाम से निकलती है। तो सिंधु नदी जब निकलती है तो किस नाम से निकलती है? सिंगी खबाब के नाम से निकली। अब एक साथ एक लाइन बोलता हूं। तिब्बत के ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील या बोखरचू ग्लेशियर के सिंगी खबाब के नाम से कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी निकलती है जी। ठीक है। यहां से निकलने के बाद इसका जो प्रवेश होता है, तो सिंगी खबाब के नाम से निकल गई। भारत में इसका जो प्रवेश है वो कहां से होता है? तो दोस्तों भारत में जो इसका प्रवेश है वो एक दर्रा है। जो दर्रे टॉपिक पढ़ाया था मैंने उसमें भी आपको अच्छे से बताया था कि भारत में इसका प्रवेश एक दर्रे से होते हैं और दर्रा का नाम है जी चांगला दर्रा। क्या नाम है? चांगला दर्रा। ये चांगला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप बता दीजिएगा। लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख में। तो चांगला दर्रे से इसका भारत में क्या होता है जी? प्रवेश होता है। अब जब लद्दाख में आई, कहाँ से आई है? लद्दाख तिब्बत से आई। तो तिब्बत से निकल करके लद्दाख में आई और लद्दाख में आती है तब यहाँ पर हमारे भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 जल विद्युत परियोजनाएं लगा रखी है। एक जल विद्युत परियोजना आती है चूटक और एक जल विद्युत परियोजना आती है निम्बो बोजगो। निम्बो बोजगो, ये 2 क्या है जी? जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 2 क्या है भाई? ये जल विद्युत परियोजनाएं। जल से बिजली प्राप्त करने वाली परियोजना। चुट्टक और निम्बो बोजग 2 जल विद्युत परियोजनाएं लगा रखी है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा लद्दाख में सिंधु नदी पर 2 जल विद्युत परियोजनाएं लगा रखी है। चुट्टक, निम्बो बोजगो लद्दाख वाले क्षेत्र में। और लद्दाख में यहाँ पर एक जिला है या लद्दाख का शहर है लेह। वो भी कौन सी नदी के किनारे विकसित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है जी। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। तिब्बत से बहने के बाद हमने कहा इसका प्रवेश भारत में हुआ।
अब भारत में प्रवेश हुआ तो कौन से दर्रे से हुआ? चांगला दर्रे से हुआ। ये जो चांगला दर्रा है कहाँ पर, कौन क्षेत्र में आता है? लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। लद्दाख में आया तो यहाँ पर क्या बसा हुआ है? तो लेह जिला जो है या शहर जो है वह इसके किनारे स्थित है। लद्दाख में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं लगा रखी है? तो 2 जल विद्युत परियोजनाएं लगा रखी है, एक चुट्टक और दूसरो निम्बो बोजगो। तो निम्बो बोजगो और चुट्टक 2 जल विद्युत परियोजनाएं भारत सरकार के द्वारा यहाँ लगाई गई है। इसके बाद लद्दाख से इसका प्रवेश जो होता है वो पीओके वाले क्षेत्र में होता है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में होता है, और वहाँ से पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम आता है कराची। तो पाकिस्तान के कराची शहर में बहने के बाद डेल्टा बनाती हुई, पाकिस्तान के कराची शहर में बहने के बाद डेल्टा बनाती हुई किस में मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। डेल्टा बनाती हुई किस में मिल जाती है जी? अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों ये डेल्टा क्या होते हैं? जब मिट्टी अपने प्रवाह क्षेत्र पर होती है तो जब नदी अपने प्रवाह क्षेत्र पर होती है तो अपने साथ मिट्टी, रोड़े, कंकर, पत्थर बहा कर ले जाती है। तो जिस स्थान पर ये मिट्टी वगैरह छोड़ती है उसे कहा जाता है डेल्टा, और ये बड़ा सुंदर इनका मनोरम दृश्य होता है वहां पर। तो पाकिस्तान के कराची शहर में डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में मिल जाती है कौन सी नदी? सिंधु नदी जी। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके सिंधु नदी को। सिंधु नदी तिब्बत के ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील से या बोखरचू ग्लेशियर से निकली। किस नाम से निकली? सिंगी खवाब के नाम से निकली। भारत में इसका प्रवेश चांगला दर्रा लद्दाख से होता है। तो लद्दाख तिब्बत से निकली तो लद्दाख में लेह शहर जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। चुट्टक, निम्बो, बोजगो 2 भारत सरकार द्वारा 2 जल विद्युत परियोजनाएं लगा रखी है। इसके अलावा यहाँ पर इस चांगला दर्रे से निकलने के बाद ये पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान के बाद पीओके में गई। पीओके के बाद पाकिस्तान कराची शहर में डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी के बारे में आपने खूब जाना है कि सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो आपको पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इसी पर विकसित हुई थी जी। ठीक है भाई, ये था आपका सिंधु नदी का पॉइंट। अगला बात करते हैं सिंधु की सहायक नदी झेलम के बारे में। झेलम जो नदी है दोस्तों, इसका अन्य नाम आता है वितस्ता नदी। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। हाइडेस्पिस का जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी किनारे या वितस्ता नदी किनारे। हिस्ट्री मैंने आपको अच्छे से कंफर्म भी कर दिया था इसके बारे में। तो झेलम या वितस्ता नदी अगला हेडिंग है। ये झेलम या वितस्ता नदी जो है ना, ये कहाँ से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर की जो घाटी, तो हमने टॉपिक डाला था कश्मीर की घाटी, वहाँ से निकलती है। और सहस्त्र नागा झरना है, उसी का एक नाम आता है बैरी नागा झरना। तो वहाँ से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। तो झेलम या वितस्ता नदी, इसका उद्गम पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा और बड़े अच्छे शॉर्ट तरीके से और अच्छे नोट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो जम्मू कश्मीर की सहस्त्र नागा घाटी, या इसको अपन झरना भी बोल सकते हैं, सहस्त्र नागा घाटी या सहस्त्र नागा झरना, या दोस्तों बात करें बैरी नागा झरना से भी निकलती है। एक ही नाम है ये, कई जगह इनके नाम अलग अलग आ जाते हैं। तो बैरी नागा झरना से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है वो उसकी सहायक नदी आती है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर की सहस्त्र नागा घाटी से हुआ है या बैरी नागा झरने से हुआ है जी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो झेलम नदी है ना, इसके किनारे, अच्छा ये जम्मू कश्मीर में ही है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कोई ये तो है नहीं कि भाई वहाँ से भारत में प्रवेश कर, भारत में है तो भारत में ही है। तो दूसरा पॉइंट बात करते हैं इसमें यहाँ पर अपन कि इसके किनारे एक शहर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है जी? श्रीनगर। तो श्रीनगर किसके किनारे स्थित है? श्रीनगर झेलम के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। तीसरा पॉइंट,
ये जो झेलम नदी है ना, इस झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। भारत व पाक के बीच में सीमा का निर्धारण, तो भारत पाक की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है जी झेलम नदी। तो भारत व पाक सीमा का निर्धारण करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथे नंबर का, जिसको मैं नोट डाल के लिखते हैं। सिंधु नदी दो झीलों का निर्माण करती है, माफ कीजिएगा, झेलम नदी दो झीलों का निर्माण करती है, एक डल झील और दूसरी कौन सी आती है दोस्तों इसमें, वूलर झील। तो डल और वूलर झील किस नदी के किनारे स्थित आता है, तो आपका आंसर आएगा झेलम नदी के किनारे। अगला एक नोट और डालता हूँ, अगला नोट भी इम्पोर्टेंट है। वूलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो आप गलत बता रहे हो, हमने तो गोविंद सागर पढ़ा है आज तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ वो सुनिएगा। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील। और गोविंद सागर जो है ना वो कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ये कैसी झील है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी झील आती है, आपकी वूलर झील है भाई। ये वूलर झील कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम या वितस्ता नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है भाई। अगला पॉइंट इसका ये आता है कि इसका एक विवाद है, तो इसका विवादास्पद संबंध किससे है, तो विवाद है इसका किशन गंगा बांध परियोजना से। किस गंगा, कौन से नाम से बेटा, तो किशन गंगा बांध परियोजना से इसका विवाद है। किशन गंगा बांध परियोजना से इसका क्या है जी, विवाद है। 1931 में हुआ क्या, जैसे अपन तो यहाँ पर जैसे ये जम्मू कश्मीर है और इस साइड जो है पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, बीच में से नदी गुजर रही है, उस नदी का क्या नाम आता है, झेलम या वितस्ता नदी। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपन तो इसको बोलते हैं यहाँ पर झेलम नदी, और उधर जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना उस समय उसको क्या बोला जाता है, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है जी, है ना, नीलम नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। और 1931 में किशनगंगा बांध परियोजना बनाई गई थी 1931 में, तो उसमें देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो 1931 में किशनगंगा बांध परियोजना बनाई गई थी, इस पर एक पुल बनाया गया था जो है विवादास्पद। किससे रिलेटेड है ये, झेलम से विवादास्पद रिलेटेड है। ये आपको 4 से 5 पॉइंट याद रखने हैं झेलम नदी के बारे में। अगला बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में जी। चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या आता है, वितस्ता नदी। क्या नाम है भाई, वितस्ता नदी। और ये जो नाम आपको बता रहा हूं ना ये सारे पेपर में पूछे गए हैं। और इसी का नाम आता है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा आ जाए, वितस्ता आ जाए या चिनाब आ जाए, एक ही बात है। चिनाब नदी, वितस्ता नदी, चंद्रभागा नदी, ये भी जम्मू, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। बारालाचा दर्रे से, तो हिमाचल प्रदेश के इसका उद्गम होता है। पहला पॉइंट वही उद्गम, तो हिमाचल प्रदेश के, और जो दर्रा टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया भी था इसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है, दर्रे से उद्गम जी। विशेषता में देखते हैं कि इसका जो विवाद है वो बगलीहार बांध परियोजना से है। कौन सी बांध से जी, तो बगलीहार बांध परियोजना से इसका क्या है, विवाद है। तो बगलीहार बांध परियोजना से विवादित कौन सी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी जो है ये बगलीहार बांध परियोजना से संबंधित है। ठीक है जी। अभी हमने पीछे वाला पढ़ा था झेलम नदी, जो झेलम नदी का विवाद किशनगंगा बांध परियोजना से था, जबकि इस चिनाब नदी का जो विवाद है वो बगलीहार बांध परियोजना से आता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगली नदी की, तो होगी 3 नदियां। चौथी नदी का नाम आता है रावी नदी। रावी नदी का ही दूसरा नाम आता है जी परुष्णी नदी, और इसी का एक अन्य नाम आता है इरावती नदी। रावी, परुष्णी या इरावती नदी जी। ये रावी नदी जो हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ाए थे तो उसमें बताया था
कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो रोहतांग दर्रे से भाई इसका उद्गम होता है। ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, आप हमें, यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आपसे मोटिवेशन प्राप्त करके हम अच्छे से आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके। लेकिन यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो ही, यदि आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो ही आप ऐसा करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि आप लोग यदि अपनी मेहनत को, अपने इस परिश्रम को, अपनी सफलता को एक नया लक्ष्य देना चाहते हो, यानी कि ये है आपके दिमाग में अब की बार तो अग्निवीर आर्मी की नौकरी चाहिए ही चाहिए, और आपको पता है 50% कोटा भी आपके लिए कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यदि आपको चाहिए ही चाहिए 101% अब की बार आप सरकारी नौकरी आर्मी अग्निवीर की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से तो जुड़े रहे, साथ ही साथ हमारे जो अभी आपको पता है कि हमने जो ऐप बनाया है, उस ऐप में आप प्ले स्टोर में जाएं, और प्ले स्टोर में जा करके आपको क्या करना है, वीआरबी एजुकेशन का जो एप्लीकेशन ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। उसको आप ओपन करें, ओपन करते ही फिर है ना, आपको ये सब कुछ आपको वहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस जो है हम आपके सामने लाइव जो आएंगे वो लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा, क्विज सोल्व करिएगा, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छा परिश्रम करने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए है दोस्तों। आप भी हमें लाइक करते रहिए साथ साथ, और जैसा जैसा हम आपके लिए कह रहे हैं आप उसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रावी परुष्णी अरावती नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है, और हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है तो उस दर्रे का नाम आता है जी रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। हुआ ध्यान जी। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम हुआ। वहां से क्या हुआ कि वहां से निकलती है तो हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में बहेगी, और पंजाब में बहने के बाद पाकिस्तान के लाहौर शहर में जाने के बाद, पाकिस्तान के लाहौर शहर में बहने के बाद ये क्या होती है, सराय नामक स्थान पर जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुआ। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि हिमाचल प्रदेश से ये किस में गई, पंजाब में, और फिर पंजाब में फिर पंजाब से पाकिस्तान में जाएगी, और पाकिस्तान में लाहौर शहर है, इस लाहौर शहर में बहने के बाद सराय नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, सराय नामक स्थान पर जाकर के, सराय नामक स्थान पर, तो हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब के बाद पाकिस्तान के लाहौर शहर में बहने के बाद सराय नामक स्थान पर जाकर के, और किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिनाब नदी में मिलने वाली सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, रावी नदी जो है ये इसमें मिलती है। एक पीछे पॉइंट बच गया अपना, झेलम में, झेलम नदी जो है ये जो है हमने बताया कि जम्मू कश्मीर से निकली, और जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद JNK से निकली, JNK से निकलने के बाद जो इसका बाद में जो विस्तार जो है वो POK में हो जाता है, और POK के बाद ये पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान के यहाँ पर झंग नामक स्थान पर, पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर जो है ये सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल गई भाई, सिंधु नदी में मिल जाती है इस प्रकार से। तो ये अपन इसको 7वां पॉइंट डाल करके यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है जी। अगला पॉइंट आया, झेलम हुआ, चिनाब किया, चिनाब के बाद कौन सी आ गई, रावी नदी, ठीक है जी। इतना सा आपको रावी नदी के बारे में याद रखना है। परुष्णी नदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता में रावी नदी क्या नाम आता है, परुष्णी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगली नदी अपनी आती है व्यास नदी, व्यास नदी। व्यास नदी का अन्य नाम है जी पिपासा। इसी का एक अन्य नाम आता है रोग भक्षणी नदी। पिपासा नदी, रोग भक्षणी नदी या व्यास नदी भाई। और एक इसका वैज्ञानिक नाम और है अर्जिकिया, अर्जिकिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है जी।
व्यास नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? तो व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकली और हिमाचल प्रदेश के एक कुंड है जिसका नाम आता है व्यास कुंड। ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी है और इम्पोर्टेंट क्यों आपको भी आगे समझ में आएगा। हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकली, व्यास कुंड से निकलने के बाद अब ये कहाँ कहाँ पर बहेगी? तो हिमाचल प्रदेश में ही क्या है जी? शिमला है, कुल्लू है, मनाली है। तो ये हिल स्टेशंस जो है ना, इसमें कौन सी नदी बहती है? तो व्यास नदी बहती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में बहने के बाद शिमला, मनाली, कुल्लू में बहने के बाद यह नदी कहाँ जाती है? पंजाब में। बहने के बाद पंजाब में जाती है और पंजाब में स्थान है नांगल शहर। पंजाब में है नांगल स्थान है। पंजाब में नांगल स्थान पर जाकर के यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका क्या नाम है जी? हरी के बैराज बांध। हरी के बैराज बांध। हरी के बैराज बांध में स्थान पर जाकर के हरी के बैराज बांध में सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो केवल भारत में ही बहती है उसका क्या नाम है जी? व्यास नदी। हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड दर्रे से इसका उद्गम हुआ। व्यास कुंड से उद्गम। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मनाली में बहने के बाद पंजाब में नांगल स्थान पर जाकर के हरी के बैराज बांध में सतलज नदी में मिलती है। तो हरी के बैराज बांध जो है ये कहाँ पर आता है? पंजाब में आता है। सतलज और व्यास नदी के संगम स्थल पर बना हुआ है। किस किस के संगम स्थल पर? तो सतलज प्लस व्यास नदी के संगम स्थल पर ये बना हुआ है। 226 मीटर ऊंचा है। 226 मीटर ऊंचा है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सेकंड सबसे ऊंचा बांध है जी। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। अब आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उसको मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल ही होता था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध, और इसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है भाई? टिहरी बांध। ये जो टिहरी बांध है ना, ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो ये टिहरी बांध जो है कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो भागीरथी व भीलंगाना नदियों के संगम पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। कितने मीटर ऊंचा है? तो आप आंसर दे दीजिएगा 261 मीटर ऊंचा है। 261 मीटर ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भागीरथी भिलंगना नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है, उत्तराखंड राज्य में है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध पूछे तो भाखड़ा नांगल बांध है, 226 मीटर ऊंचा है। ये था आपका व्यास नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगली नदी आती है जी सतलज नदी। इंपॉर्टेंट है जी आपकी सतलज नदी वाला पॉइंट। देखिएगा सतलज नदी जो है, अच्छा इसी टिहरी बांध को ही यहाँ पर जो नाम दिया गया है ना, इस टिहरी बांध का वर्तमान जो नाम है वो कई बार टिहरी ना दे करके ये भी आ सकता है स्वामी राम तीर्थ सागर। स्वामी राम तीर्थ सागर भी इसका क्या है? नाम है। ठीक है, तो इसका नाम है, उपनाम डाल दीजिएगा आप ही, उपनाम है इसका स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। ये भी आपको पेपर मिल सकता है। और यह जो है ना विश्व का, अगर आपसे पूछे ऊंचा और बड़े बांध में, तो विश्व का 5वां ऊंचा और वह 8वां बड़ा बांध है। विश्व का 5वां ऊंचा बांध है। भारत का तो है ही है, विश्व का कह रहे हैं, और विश्व का 8वां बड़ा बांध है।
भाई जैसे अपन बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध आता है ना, तो ऐसे ही सबसे ऊंचा बांध तो भारत का आ गया टिहरी बांध। भारत का सबसे दूसरा ऊंचा बांध हरिके बैराज बांध है। इस भाखड़ा नांगल हरिके बैराज में भाखड़ा नांगल नाम नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे ना, हरिके बैराज में भाखड़ा नांगल बांध, हरिके बैराज स्थान पर है भाखड़ा नांगल बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध है जी। इस प्रकार से अब पूछेगा सबसे बड़ा बांध, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी की नदी के ऊपर आता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है सतलज नदी का। सतलज नदी, सतलज का ही एक अन्य नाम और लिख लेते हैं सतुद्री नदी, सतलज या सतुद्री नदी। दोस्तों ये भी कहाँ से निकलती है, तो उद्गम, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक पॉइंट को समझाने की जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं जी। तिब्बत के वही हिमालय कौन सा आ जाएगा, तो ट्रांस हिमालय, तो हिमालय के भाग में है ट्रांस हिमालय में। और पर्वतमाला कौन सी आती है भाई, कैलाश पर्वतमाला, कैलाश पर्वतमाला। कैलाश पर्वतमाला के अलावा, तो दोबारा से बोला हूँ, तिब्बत के ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वतमाला यहाँ से तो निकलती है, लेकिन झील कौन सी आई, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और लेकिन एक यहाँ पर ग्लेशियर चेंज हो जाएगा, और ग्लेशियर का जो नाम है दोस्तों उसका नाम आता है राकसतल ग्लेशियर। ग्लेशियर का क्या नाम है, राकसतल, राकसतल ग्लेशियर। तो यहाँ से ये निकलती है। दूसरा पॉइंट करते हैं, उद्गम स्थल पर इसका नाम, उद्गम स्थल पर नाम। दोस्तों ये जब निकलती है तो किस नाम से निकलती है, ये ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो नाम है इसका लांगचेन खम्बान, लांगचेन खम्बान के नाम से निकलेगी भाई, ये लांगचेन खम्बान के नाम से निकलती है। दोबारा से देखिएगा, तिब्बत के ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील या राकसतल से सतलज नदी का उद्गम होता है, जो लांगचेन खम्बान के नाम से निकलती है। क्लियर है जी, लांगचेन खम्बान के नाम से क्या होती है, ये निकलती है। उसके बाद इसका भारत में जो प्रवेश होता है, वो भारत में प्रवेश जो होगा अरुणाचल प्रदेश में होगा, और यहाँ पर कहाँ पर होता है, यांग्याप दर्रे से होता है ना, वो हमने इसको पहले सिप्पिकिला दर्रे से होता है भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश। तो हिमाचल प्रदेश में भारत में इसका प्रवेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। और दर्रा कौन सा आता है, सिप्पिकिला दर्रा, सिप्पिकिला दर्रे से प्रवेश किया। तो स्टार्टिंग दोबारा से करते हैं, तिब्बत से निकली, तिब्बत से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में आई, हिमाचल प्रदेश में दर्रा कौन सा आ गया, सिप्पिकिला दर्रा, यहाँ से इसने प्रवेश किया इस नदी ने। उसके बाद ये कहाँ पे गई, पंजाब राज्य में, और पंजाब राज्य में इससे कौन सी नदी आकर के मिल गई, हरिके बैराज नामक स्थान पर। तो हरिके बैराज नामक स्थान पर यहाँ नदी आकर के मिल जाती है इनसे, हरिके बैराज में नदी आकर भाखड़ा नांगल बांध में, तो भाखड़ा नांगल बांध नदी आकर के मिली इनसे सतलज प्लस व्यास, तो यहाँ पर इनको व्यास नदी मिल गई। अब पंजाब में, पंजाब तक ठीक है, पंजाब से बहने के बाद फिर ये जाती है बहावलपुर, रहीमपुर, और फिर मिथेनकोट लास्ट स्थान आता है पाकिस्तान का, ठीक है जी। तो कहाँ पर चली जाती है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में यहाँ पर क्या आता है, मिथेनकोट नाम का लास्ट स्थान है, वहाँ पर जाकर के इसमें मिल जाती है। पंजाब के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के मिथेनकोट नामक स्थान पर जाकर के, मिथेनकोट नामक स्थान पर जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका सिंधु नदी तंत्र था,
दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये और देखिएगा कि यह नदी भी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। भारत व पाक सीमा का निर्धारण करती है। तो वे कौन कौन सी नदियां हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है? तो मैंने आपको 2 नदी पढ़ाई है। तो भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है ये वाली नदी जी। दोबारा से बस स्लाइड को दिखाते देता हूँ। दोबारा से देखिएगा सिंधु नदी तंत्र को। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया, भारत के भौतिक प्रदेशों में मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश, और इस मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश वाला जो चैप्टर है ना, इस मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश में दोस्तों अपन इसको 3 भागों में बांटा है। पहला आता है सिंधु सतलज का मैदानी प्रदेश, जिसमें 6 बड़ी नदियां आती हैं। इन 6 बड़ी नदियों के बारे में हमने जाना है। ये जो 6 बड़ी नदियां जो है, इसमें सबसे पहले पड़ी थी सिंधु नदी, तिब्बत के ट्रांस हिमालय के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से, और ग्लेशियर का नाम आता है बोखरचू ग्लेशियर से, सिंगी खवाब के नाम से निकली। यहाँ से भारत में प्रवेश चांगला दर्रा से हुआ, लद्दाख वाले क्षेत्र से। लद्दाख में यहाँ पर लेह शहर जो है, लेह जिला जो है यहाँ पर बसा हुआ है। चुटक, निम्बो, बोजगो 2 भारत सरकार द्वारा क्या लगा रखी है, जल विद्युत परियोजनाएं लगा रखी है। उसके बाद तिब्बत में यहाँ बहने के बाद फिर पीओके में गई, पीओके के पाकिस्तान के कराची शहर में जाकर के डेल्टा बनाते हुए किसमें मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन सी नदी किनारे विकसित हुई थी, सिंधु नदी किनारे विकसित हुई। झेलम नदी वितस्ता उद्गम जम्मू कश्मीर की सहस्त्रनागा घाटी बैरनागा झरने से होता है। श्रीनगर झेलम के किनारे स्थित है। भारत पाक की सीमा का निर्धारण करती है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण 2 नदियां करती है, झेलम नदी और दूसरी कौन सी आती है, आपको ऑप्शन आएगा सतलज नदी। डल और वूलर झील का निर्माण करती है। वूलर झील भारत की प्राकृतिक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका विवादास्पद किशनगंगा बांध परियोजना से है, और किशनगंगा बांध जो परियोजना है ये 1931 में बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बाद झंग नामक स्थान पर जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद चिनाब नदी को पढ़ा। चिनाब नदी का नाम वितस्ता चंद्रभागा है, हिमाचल प्रदेश के बारलाचा दर्रे से निकली, बगलिहार बांध परियोजना से संबंधित है, विवादास्पद है। परावी परुष्णिया इरावती नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर पाकिस्तान में गई, और पाकिस्तान में लाहौर लाहौर के शहर में बहने के बाद सराय नामक स्थान पर जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें आता है व्यास नदी का। उद्गम हिमाचल प्रदेश की व्यास कुंड से होता है, हिमाचल प्रदेश में से। उसके बाद एकमात्र ऐसी नदी जो भारत में बहती है, तो एकमात्र ऐसी नदी व्यास नदी है जो भारत में बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के यहाँ लिख देता हूँ। एकमात्र नदी सिंधु नदी तंत्र की, एकमात्र नदी सिंधु तंत्र की जो केवल भारत में बहती है, जो केवल भारत में बहती है, वो कौन सी है, व्यास नदी। यानी कि ये कभी भी पाकिस्तान में नहीं जाती, क्योंकि इसका जो संगम होता है वो हिमाचल प्रदेश में ही किस नदी में हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा सतलज नदी में इसका क्या हो जाएगा जी, संगम हो जाएगा हरिके बैराज नामक स्थान पर। उसके बाद दोस्तों सतलज नदी को पढ़ा है, ये भी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करेगी। हरिके बैराज में बाखड़ नांगल बांध परियोजना बना हुआ है। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक छूट गया, वो क्या है, यहाँ पर सतलज नदी के पानी को रोक करके भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अरे रुको, फिर आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था भाई वो प्राकृतिक था, सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। यहाँ क्या बोल दिया, कृत्रिम मीठे पानी की झील। ये वो प्राकृतिक थी, ये कैसी है, कृत्रिम मीठे पानी की झील, जिसका क्या नाम है, गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर आएगा सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी के पानी को रोक करके बनाई गई है, तो सतलज नदी के पानी को रोक करके इसका निर्माण किया गया है। कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है, तो ऑप्शन आएगा हरिके बैराज बांध जो है, बाखड़ा नांगल बांध जो है, इसके जस्ट पीछे बनाया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन था सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड दोस्तों। आगे फिर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे देखते हैं, तो आगे आपको समझ में आएगा क्या पॉइंट है वो देखिएगा। एक लास्ट पॉइंट आता है सिंधु दोआब प्रदेश। ये भी कई बार पेपर्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोआब प्रदेश क्या होता है, पहले ये देखिएगा। सिंधु दोआब प्रदेश, दोआब प्रदेश का दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि नदियों के द्वारा जो भूमि
बहाकर लाई जाती है और वो बाद में नदी वहाँ पानी नहीं ले जाती है, तो मिट्टी जो लाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और उस जलोढ़ मिट्टी में क्या की जाती है, खेती की जाती है। वो स्थान जो होता है सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला स्थान होता है, जिसमें खाद वगैरह की कमी ना के बराबर होती है और सबसे ज़्यादा इसमें फसल इसमें हमें प्राप्त होती है। तो दोआब प्रदेश होता है नदियों के द्वारा लाया गया, बहाकर के लाई गई जलोढ़ मिट्टी और उन पर खेती करना क्या कहलाता है, दोआब प्रदेश कहलाता है। तो सिंधु दोआब प्रदेश जो है दोस्तों, इसको अपन निम्न भागों में बांटते हुए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आता है दोआब प्रदेश में सिंधु झेलम। सिंधु झेलम का दोआब प्रदेश क्या कहलाएगा, तो एक साइड लिखते हैं नदी और एक साइड लिखते हैं इनके दोआब प्रदेश। दोस्तों सिंधु नदी जो है और झेलम नदी, इनका दोआब प्रदेश क्या कहलाएगा। बस आपको 6 नदियों के नाम लिखने और प्रदेशों के पॉइंट पढ़ना है, 5 दोआब प्रदेश बनेंगे। तो सिंधु झेलम का जो बनता है उस प्रदेश का नाम आता है सिंधु सरोवर दोआब प्रदेश। सिंधु सरोवर दोआब प्रदेश। सिंधु सरोवर दोआब प्रदेश। दूसरा, अब झेलम और चिनाब को ले लो। सिंधु झेलम का आ गया, दूसरा आता है झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब का जो दोआब प्रदेश है इसका नाम आता है दोस्तों चैंज प्रदेश। क्या आ जाएगा, चैंज प्रदेश। चैंज दोआब प्रदेश। अब है जी चिनाब और रावी। चिनाब और रावी का दोआब प्रदेश है, ये रचना दोआब प्रदेश के नाम जाना जाता है। क्या नाम आ जाएगा, रचना दोआब प्रदेश। तो इसका नाम आ गया रचना दोआब प्रदेश। फिर है चौथे नंबर पे रावी और व्यास, इसका नाम है जी बारी दोआब प्रदेश। बारी दोआब प्रदेश। और लास्ट आता है इसमें व्यास सतलज का किस नाम से जाना जाएगा, तो व्यास और सतलज का दोआब प्रदेश जो है इसको बोलते हैं, इसका नाम सिर्फ सीधा सीधा आएगा बिस्त दोआब प्रदेश। तो इसका नाम आता है बिस्त दोआब प्रदेश। बस दोआब प्रदेश का आगे आपको लगाना है बिस्त। ये दोस्तों आपका पॉइंट था सिंधु नदी तंत्र का। ये कह रहा है सिंधु दोआब प्रदेश में 6 नदियां हैं जिनसे 5 दोआब प्रदेश बनते हैं। सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी व्यास, व्यास सतलज, इस प्रकार से। अब इनसे कौन कौन से बनते हैं, सिंधु झेलम का सिंधु सरोवर दोआब प्रदेश बनता है, झेलम चिनाब का चेंज, चिनाब रावी का रचना, रावी व्यास का बारी, व्यास सतलज का कौन सा बनता है जी बिस्त दोआब प्रदेश। दोस्तों उम्मीद है आपके टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक करें, मोटिवेशन प्राप्त हो हमें इससे ज़्यादा तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।